हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मिथिलेश आपके अपने परिवार सीनेक्स एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल एवं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक ही चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा यूपी टेट प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें मैंने सीडीपी के टोटल 10 प्रैक्टिस सेट पहले भी कराया है और ईवीएस का टोटल मैंने 10 प्रैक्टिस सेट पहले भी करा चुका हूँ। इसी के क्रम में आज हमारा यह नया प्रैक्टिस सेट जो कि डायमंड पब्लिकेशन का है, इसमें टोटल मैंने पहले 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। यूपी टेट में टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, जिसमें टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। आपके 30-30 क्वेश्चन प्रत्येक पार्ट से अपना होता है, जिसमें सीडीपी आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम आप लोगों को सीडीपी कराएंगे फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन ए जन्म से 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन सी जन्म से 3 वर्ष तक, ऑप्शन डी 2 से 3 वर्ष तक। फ्रेंड्स, आप लोग बताएं इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। इसके पहले भी मैंने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में मैंने डिटेल में बताया है जीन पियाजे के स्टेजेस के बारे में। फ्रेंड्स, टोटल 4 इनकी स्टेजेज होती हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है और शॉर्ट सिनोनिम्स के नाम शॉर्ट फॉर्म से भी मैंने याद कराए हैं। फ्रेंड्स, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आप लोग बताएं इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। शैशव काल अवधि, इसको फ्रेंड्स बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि आपकी होती है जन्म से 2 वर्ष। ठीक, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म से 2 वर्ष, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज होती है किसी चाइल्ड की। फ्रेंड्स, तो आइए आप लोगों को डिटेल में हम बता देते हैं जीन पियाजे की अवधि क्या होती है। फ्रेंड्स, जीन पियाजे मुख्य रूप से इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। किस विकास के लिए? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसकी 4 स्टेजेस के बारे में बताते हैं ये, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म से याद कराया था मैंने। SPCF, एस से सेंसरी मोटर, पी से प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज आपकी पहली स्टेज है, जिसे हम संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपका जो बच्चा होता है, इसमें बच्चे की उम्र जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवधि होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आपकी अवधि होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवधि होती है। बच्चे की 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की मानसिक अवधि हो जाती है। तीसरा आपका आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। फ्रेंड्स, और आपका चौथा आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था जो हमारी होती है, यह 12 वर्ष से लेकर वयस्क अवस्था तक चलती है। फ्रेंड्स, इस प्रकार चारों स्टेज को मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया। फ्रेंड्स, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, कभी कभी 2-3 भी पूछे जाते हैं। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज के बारे में पूछ रहा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञात्मक विकास की अवस्था में है। कौन सी अवस्था में फ्रेंड्स? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन ई संवेदी गतिक। फ्रेंड्स, आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है
तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास डैश से डैश की ओर चलता है, मतलब विकास किस स्टेज से लेकर किस स्टेज की तरफ जाता है? ऑप्शन ए आपका सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन बी जटिल से कठिन, ऑप्शन सी विशिष्ट से सामान्य, ऑप्शन ई साधारण से आसान। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट से सामान्य की तरफ विकास बढ़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है ऑप्शन ए समीपस्थ विकास, ऑप्शन बी सहयोग देना, ऑप्शन सी सहभागी अधिगम, ऑप्शन ई सहयोगात्मक अधिगम। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समीपस्थ विकास। समीपस्थ का विकास का मतलब क्या होता है? ZDP, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब फ्रेंड्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपका होता है, इसमें कोई भी बच्चा होता है, इसका संभावित विकास, एक तो आपका हो गया वास्तविक विकास की जो दर होती है, फिर बीच में जो समस्याएं या बाधाएं आती हैं, उसके बाद जो आपका संभावित विकास होता है। इसमें जो होता है दोस्त फ्रेंड्स, जैसे आप यूपी टेट को पास करना चाहते हैं, आपको चाहिए 90 नंबर, ठीक, लेकिन आपकी एक्चुअल जो विकास की दर है वो 80 नंबर है, आप 80 नंबर प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आप 90 चाहते हैं। तो उसके बीच में जो आपका शिक्षा, बीच में जो बाधा बन रही है कि आपको 90 नंबर चाहिए लेकिन आपको 80 या 70 ही नंबर मिल रहे हैं, बीच को जो सहयोग दे रहा है एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है, वह आपको सहयोग देकर 90 तक पहुंचा दे रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? संभावित विकास आपका कहाँ पहुंच जाएगा? 80 से लेकर 90 तक पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स। ZDP को किसने दिया फ्रेंड्स? इसको वाइगोत्स्की ने दिया, ठीक है, जो कि एक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों में से एक है। बालक जो होता है इसमें कुछ अधिगम अपने से कर लेता है, जैसे हम ADZ कहते हैं। ADZ का मतलब एक्चुअल डेवलपमेंट जोन होता है, किंतु जो बालक नहीं कर पाता, जैसा कि हमने बताया कि जो बालक आपका 80 नंबर पा रहा लेकिन 90 उसे चाहिए, तो 91 नहीं कर पा रहा, तो बीच में जो समस्याएं आ रही हैं उससे जो आपको सहयोग मिल रहा है लर्निंग के दौरान टीचर के माध्यम से, तो आप 90 तक पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? ZDP। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी आत्मसातकरण, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन ई अहं केंद्रिता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुकूलन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुकूलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुकूलन का मतलब क्या होता है? एडॉप्टेशन, ठीक है। आप एनवायरनमेंट के अनुसार आप
जो ढलने की प्रक्रिया आपकी होती है वो क्या कहलाती है? एडॉप्टेशन। ठीक। आपका बी है आत्मसात्करण। आत्मसात्करण का मतलब होता है एसिमिलेशन। और दूसरा आपका आता है समायोजन, जिसे हम एकोमोडेशन बोलते हैं, या जीन पियाजे की फ्रेंड्स अवस्थाएं हैं। इसमें जो कि आत्मसात्करण का मतलब होता है, जैसे इसको आप लोग इंग्लिश में ही याद करिए, ज़्यादा बेस्ट होगा। पहला आपका हो गया एसिमिलेशन, दूसरा आपका हो गया एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है, जैसे आप कोई बच्चा है, पहले एक बिल्ली को देखता है जो काले कलर की होती है, उसकी पूंछ है, मूंछ है, वो म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो बच्चा पूछा यह क्या है, तो उसके पेरेंट्स बताते हैं यह बिल्ली है। उसी प्रकार कुछ दूर आगे चल के जाता है, घूमते हुए फिर एक बिल्ली देखता है जो काले कलर की होती है, वो उसके भी 4 पाँव हैं, 4 पैर हो उसके, हो गए हाथ, मूंछ है, पूंछ है, वो भी म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो पहले जो बच्चा देखा था वो सफ़ेद कलर की थी, अब दूसरी वाली काली कलर की है। तो बच्चे के माइंड में आता है यह क्या है, तो उसको बताया जाता है कि यह भी बिल्ली है। तो बच्चा समझ लेता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी बिल्ली हो काली कलर की हो, बल्कि यह सफ़ेद कलर की हो सकती है, भूरी भी हो सकती है। इस प्रकार क्या हो गया है? एसिमिलेशन। बच्चा नए ज्ञान को उसमें क्या कर रहा है? समाहित कर रहा है। तो आपका यह क्या हो जाएगा? एसिमिलेशन, आत्मसात्करण। उसी प्रकार बच्चा घूमते हुए आगे जाता है तो एक 4 पाँव, उसके भी पूँछ है, मूंछ है, लेकिन वो कोई जानवर वो भौं भौं कर रहा है। तो बच्चा पूछता है यह क्या है? उसे बताया जाता है कि यह कुत्ता है। तो बच्चा उसको एकोमोडेट करता है, मॉडिफाई करता है, तो सोचता है कि जिसके 4 पाँव, पूँछ हो और मूंछ हो, उसका मतलब अब बिल्ली ही नहीं बल्कि कुत्ते भी हो सकते हैं और कोई अन्य भी जानवर हो सकते हैं। तो वह क्या हो जाएगा आपका? वही एकोमोडेशन हो जाएगा, मतलब मॉडिफाई कर लेता है अपनी जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करके क्या करता है? समायोजन करके वह समझ लेता है कि जिसके 4 पाँव, मूंछ हो, पूँछ हो, तो भौं भौं कर रहा है, मतलब वह कुत्ता है, कोई अन्य जानवर भी हो सकता है, वह बिल्ली ही नहीं होगी। तो इस प्रकार यह क्या हो जाएगा? एकोमोडेशन। नॉलेज, इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, एडिंग न्यू थिंग्स, इसमें नई चीज़ों को ऐड कर ले रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के फिल इन द ब्लैंक्स के बजाय फिल इन द ब्लैंक्स अधिक हैं। मतलब मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय क्या अधिक है? मतलब ऑप्शन ए अंग केंद्रित सामाजिकृत, ऑप्शन बी सामाजिकृत अंग केंद्रित, ऑप्शन सी जीववादी सामाजिकृत, ऑप्शन डी परिपक्व अपरिपक्व। आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि परिपक्व अपरिपक्व है। ठीक। मध्य बाल्यावस्था में भाषा परिपक्व के बजाय अपरिपक्व होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है फ्रेंड्स, उसमें क्या शामिल है? ऑप्शन ए बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ऑप्शन बी बच्चों का एक कोने में बैठना, ऑप्शन सी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ऑप्शन डी वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। क्योंकि आप बच्चों के लिए जितना भी एक्टिविटी बेस्ड क्रियाकलाप कराएंगे, लर्निंग कराएंगे, उसके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि यह एनसीएफ में भी कहा गया है कि बच्चों को जितना से हो सके बाहरी एनवायरनमेंट से जोड़ करके पढ़ाया जाए और उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाए, ना कि उसके ऊपर किताबी नॉलेज थोपा जाए। इससे बेहतर होगा कोई आप उसको खेल खेल में लर्निंग कराएं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए स्थानिक, ऑप्शन बी शारीरिक गतिबोधक, ऑप्शन सी संगीत में, ऑप्शन डी भाषाई। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी होगा शारीरिक गतिबोधक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। ऑप्शन ए नीतिपरक, ऑप्शन बी लिंग या जेंडर पक्षपाती, ऑप्शन सी शिक्षाप्रद, ऑप्शन डी सही दृष्टिकोण वाला। फ्रेंड्स आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लिंग या जेंडर पक्षपाती, मतलब जेंडर बाइसनेस। जेंडर बाइसनेस इसमें क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति के प्रति पहले से धारणा बना ली जाती है। क्यों, क्या है, जैसे बच्चे गणित में जो बॉयज होते हैं ये मैथ में अच्छे होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं। जैसे बॉयज हो गए आपके खेल कूद में अच्छे होते हैं, लड़कियां नहीं अच्छी होती हैं। और लड़कियां जो आपके खाना ही बनाएंगी या झाड़ू पोछा ही करेंगी, या क्या हो गया आपका, या पहले से धारणा बना ली जा रही है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि लोग प्रीवियस ईयर को भी करें, जिससे अच्छी से अच्छी बेहतर प्रैक्टिस हो सके और एग्जाम में बेहतर कर पाएँ। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा का मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब आपका होता है इंक्लूड करना, मतलब आप क्या क्या इंक्लूड करके इसमें चल रहे हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन ए बच्चे या व्यवस्था, ऑप्शन बी व्यवस्था के अनुसार बच्चे, ऑप्शन सी परिवेश परिवार, ऑप्शन डी बच्चे परिवेश। तो आपकी समावेशी शिक्षा क्या कहती है, जो व्यवस्था है वो बच्चे के अनुसार चलनी चाहिए, ना कि बच्चे के अनुसार व्यवस्था को बच्चे के अनुसार। फ्रेंड्स इसमें जो होगा सिस्टम को बच्चे के अनुसार आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, व्यवस्था बच्चे के अनुसार आपको बदलनी होगी। जैसे बच्चे को कोई सिलेबस ज़्यादा कठिन लग रहा है तो आप बच्चे के माइंड के अनुसार आप उसका आकलन करके उसी रूप में आप उसको शिक्षा को बनाएं, ताकि वह खेल खेल में अच्छे से उस शिक्षा को ग्रहण भी कर पाए और सीख भी ले। तो पूरे सिस्टम को किस प्रकार से चलना है, पूरे सिस्टम को चाइल्ड के अनुसार आपको चेंज करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए तालमेल बैठाने वाले की, ऑप्शन बी संप्रेषण और व्याख्याता की, ऑप्शन सी सुगमकर्ता की, ऑप्शन डी निर्देशक की। फ्रेंड्स इसमें राइट आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुगमकर्ता की। सुगमकर्ता का मतलब क्या होता है, फैसिलिटेटर। जो टीचर आपका होता है वो क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है, आपको फैसिलिटेट करता ना कि डायरेक्शन देता। ठीक है, बच्चे को सुगमकर्ता के भांति काम करना है ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर सके। टीचर को क्या बनना है, सुगमकर्ता। ठीक है, सुगमकर्ता मतलब जो अच्छे से लर्निंग आपको दे सके या अच्छे से सिखा सके। सुगम मतलब अच्छा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टीचर को फैसिलिटेटर की तरह टीच करना, बच्चे को अच्छे से पढ़ाना है ताकि वह क्या कर सके, अर्थ को निर्माण करने की क्षमता को बढ़ा सके, किसी भी चीज़ों को अच्छे से अच्छे लर्न करने में सहायक हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रभावशाली बच्चों की नहीं है। ऑप्शन ए उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन बी उच्च आत्म क्षमता, ऑप्शन सी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान। इसका राइट आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, जो कि
आपका सही है, क्योंकि यह निगेटिव पूछा हुआ तो आपका निगेटिव आंसर सही होगा। बाकी और सारी जो चीज़ें दी हुई हैं, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, यह भी प्रभावशाली जो होता है बच्चा, उसकी विशेषता है। उच्च आत्म क्षमता भी जो होती है वो किसकी है, प्रतिभाशाली बच्चे की क्षमता है। अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, यह भी किसकी विशेषता है, प्रभावशाली बच्चे की विशेषता है। सी जो है यह गलत है, तो गलत पूछा है, इसका राइट गलत हो जाएगा, आंसर इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? ऑप्शन ए, अंतर्निहित संभावित दंड। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत आवश्यकता तथा इच्छाएं। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत मूल्य। ऑप्शन डी, पारिवारिक अपेक्षाएं। फ्रेंड्स आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यक्तिगत इच्छाएं। व्यक्तिगत इच्छाएं आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को होना चाहिए। ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, निम्नात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान। ऑप्शन सी, कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना। ऑप्शन डी, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ऑप्शन बी, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन सी, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ऑप्शन डी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव पूछा है तो फ्रेंड्स आपका नेगेटिव आंसर आपका सही हो जाएगा। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन ए, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। ऑप्शन बी, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। ऑप्शन डी, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। जो आकलन होता है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही चलना चाहिए, ना कि पहले या बाद में, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो आपका आकलन चलता है यह बच्चे के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी। इसमें से इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगा बच्चे में? ऑप्शन है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन आपका ऑप्शन नंबर ए।
जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन बी अभिसारी चिंतन, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेंड्स, कन्वर्जेंट थिंकिंग। आपका ऑप्शन नंबर सी सांवेगिक चिंतन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमोशनल थिंकिंग। ऑप्शन नंबर डी अहंवादी चिंतन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इगोइस्ट थिंकिंग। फ्रेंड्स इसको मैं बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी दोनों के लिए अच्छा साबित हो फ्रेंड्स। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी से संबंधित कौन सा है इसमें, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, अपसारी चिंतन। अपसारी का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आप लोग इसको इंग्लिश में याद करें, इससे ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि डाइवर्जेंट मतलब जो डाइवर्ज होता है, जिसके एक से अधिक आपके आंसर मिलते हैं, उसमें क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है। जिसके केवल एक ही आंसर मिलते हैं, उसमें क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। जैसे दिल्ली की राजधानी, भारत की हमारी राजधानी क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली जो राजधानी है वो किसकी है, भारत की। इसमें एक ही आंसर मिलेगा, ना कि अन्य मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप नहीं होगा, ठीक है। आपका अगर दूसरा क्वेश्चन जैसे बनता है, विकास के कारण बताइए, विकास के प्रक्रिया को बताइए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अनेक प्रकार से आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछता है जिसके एक ही आंसर आते हैं, जैसे आपके पूछ दिया उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आपके लखनऊ, इसमें एक ही आंसर आएगा। आपका नाम पूछ रहा है या पिताजी का नाम पूछ रहा है, उसमें एक आंसर आ रहा है, तो क्या हो जाएगी, आपका हो जाएगा वो कन्वर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसके एक से अधिक हों, ठीक है। तो इसमें बच्चे की क्रिएटिविटी होती है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जो कि है अपसारी चिंतन। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि प्रीवियस ईयर लोग करें और उनको एग्जाम में अधिक से अधिक लाभ हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। ऑप्शन ए, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। ऑप्शन बी, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। ऑप्शन डी, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी या सी या डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके, सामाजिक अंतःक्रिया करके क्या करते हैं, इसके माध्यम से सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन करते हैं बच्चे। एडल्ट के साथ क्या करते हैं बच्चे, एडल्ट और यंगर के साथ, छोटे और बड़ों सबके साथ क्या करते हैं बच्चे मिल करके, या इंटरेक्शन करते हैं, सोशल इंटरेक्शन के साथ बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं फ्रेंड्स। वाइगोस्की जो होते हैं क्या करते हैं, भाषा पर अधिक बल देते हैं, ठीक है। वाइगोस्की जो है भाषा को मानते हैं कि पहले भाषा आई उसके बाद विचार, लैंग्वेज प्रोसीड द थॉट्स। ये भाषा को मानते हैं कि पहले भाषा आई, ठीक है, भाषा के माध्यम से बच्चे का जो है क्या होगा, विचारों का विकास होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे क्या हैं, ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने विचारों, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी, रीते बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा।
इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चे जो क्या होते हैं, जिज्ञासु प्राणी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, ईगरनेस होती है। ये किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में जानने के इच्छुक होते हैं, बार बार आपसे पूछेंगे कि यह क्या है। कोई चिड़िया देखा तो यह क्या होती है, पतंग देख गया तो ये क्या होती है, तो आपसे वो क्या करते हैं, जानकारी पूछते रहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। ऑप्शन बी, बच्चों की त्रुटियों उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ऑप्शन सी, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। ऑप्शन डी, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने का एक क्या है, अंग है। फ्रेंड्स, बच्चे जो गलती करते हैं क्या उन्हें माना जाता है, उन्हें बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि बच्चे जब गलती करते हैं तो उसी के माध्यम से जो है अच्छे से सीख पाते हैं। अगर आप बच्चे गलती कर रहे हैं, उनकी गलतियों को तुरंत आप सुधार दे रहे हैं तो जल्दी नहीं सीख पाएंगे। बच्चे जितनी भी गलतियां करेंगे, गलती के माध्यम से वो सीखते जाएंगे। उन्हें तुरंत सुधार करके नहीं, बल्कि बाद में सुधारने के लिए उसको प्रेरित करें। इनकी त्रुटि को क्या माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे जो होते हैं गलती के माध्यम से ही सीखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक को, फ्रेंड्स क्वेश्चन बड़ा है, इसका ऑप्शंस भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो आपको पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको ऑप्शंस की तरफ ले चलूंगा। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या क्या करता है फ्रेंड्स, शिक्षक ऑप्शन ए, कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उसका पालन ना करें उन्हें दंड दे। ऑप्शन बी, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का जो तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। ऑप्शन सी, उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों, उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे। ऑप्शन नंबर डी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को क्या करे, प्रोत्साहित करे। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों को क्या करना चाहिए, टीचर जो बच्चों के लिए क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, उन्हें चाहिए, अध्यापक को क्या चाहिए कि उन्हें अपने विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है, सोशल और कल्चरल जो उनकी पृष्ठभूमि है उसकी जानकारी प्राप्त करके विविध मतों को प्रोत्साहित करे। ठीक है, उनकी अवहेलना भी नहीं करनी है, ना किसी जाति धर्म के आधार पर उनमें कोई भेदभाव करने हैं, बल्कि सभी जाति और धर्मों को समान ले चल के समान रूप से समान दर्जा उन्हें देना है, ताकि बच्चे जो है किसी प्रकार का भेदभाव अपने आप को ना माने, क्योंकि जब भेदभाव होगा तो अच्छे से लर्निंग करने में असमर्थ होंगे फ्रेंड्स। तो सबको एक समान रख करके इसमें चलना है, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन लागू होती है कि सबको हमें एक साथ लेकर के चलना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में विभिन्नता का कारण है। तो इसमें क्या हो सकता है, ऑप्शन ए मूल्यों, ऑप्शन बी अभिक्षमता,
ऑप्शन सी अधिगम शैली, ऑप्शन डी परावर्तकता स्तर, परावर्तकता स्तर। क्या हो सकता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए मूल्यों, ऑप्शन बी अक्षमता, ऑप्शन सी अधिगम शैली, ऑप्शन डी परावर्तकता स्तर। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अधिगम शैली। फ्रेंड्स कुछ लोग होते हैं जो ग्रुप में पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं और चीज़ों को भली भांति अच्छे से वो याद भी कर पाते हैं, बल्कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को अकेले में रख करके किसी चीज़ों को पढ़ना और याद करना सीखते हैं। वह उनके जो है अधिगम शैली लर्निंग स्किल पर डिपेंड करता होगा, किस वातावरण में वह सीख पा रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अधिगम शैली। लर्निंग आपकी स्किल जो होती है उस पर बेस्ड होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। कौन सा कथन फ्रेंड्स? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। ऑप्शन बी विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। ऑप्शन नंबर सी शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हमें उपेक्षा किसी की नहीं करनी चाहिए, सभी जाति और धर्मों को एक साथ ले करके ही चलना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, बच्चा जिस भी बैकग्राउंड से आता है, हिंदी से आता है, इंग्लिश से आता है, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, किसी भी लैंग्वेज से आता है, किसी भी पृष्ठभूमि से आता है, तो उसका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए और सभी को उसकी भाषा में अभिव्यक्ति के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए कि वह अपने मातृभाषा का उपयोग करे और बोले, ताकि भाषाओं का विभिन्न भाषाओं का इंटरेक्शन हो, आपस में बच्चे एक दूसरे को सीखें, एक दूसरे की भाषा को ग्रहण करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? यूपी टेट का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कब का है फ्रेंड्स? या प्रीवियस ईयर यूपी टेट कब का है? 2016 का है, जो कि फरवरी 2016 में हुआ था फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन है प्रकृति शोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति शोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? मतलब प्रकृति का जो मतलब है नेचर, नेचर का मतलब क्या है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे आसपास का वातावरण, ऑप्शन बी जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, ऑप्शन सी एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, ऑप्शन डी भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ऑप्शन ए संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। ऑप्शन बी सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी बच्चे
संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो आपका राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। ऑप्शन डी, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, जो कि उपयुक्त आंसर इसका है। आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही है। बी भी सही है, बल्कि सबसे जो एग्जैक्ट आपका आंसर होगा, सबसे ज़्यादा बेस्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चों को उनकी अभिरुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। ऑप्शन डी, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना चाहिए। बच्चे जिस चीज़ में रुचि लेते हैं उनको उसी क्षेत्र में प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि उन्हें किसी क्षेत्र को लेकर थोपना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें उनकी जिस क्षेत्र में रुचि होगी उसमें उस क्षेत्र में जो है वो उसको करने के लिए विशेष रूप से वो क्या होंगे, इंटरेस्टेड होंगे। उसके अनुसार उस क्षेत्र में वो क्या कर पाएंगे फ्रेंड्स, उसमें प्रगति कर पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। ऑप्शन ए, परिवार। ऑप्शन बी, कंप्यूटर। ऑप्शन सी, आनुवांशिकता। ऑप्शन डी, राजनीतिक दल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है, परिवार। फैमिली जो होता है वो क्या होता है, एक प्रमुख अंग होता है समाजीकरण का, सोशलाइजेशन का क्या होता है, एक मेन फैक्टर होता है। कौन होता है, फैमिली। सबसे फर्स्ट नंबर क्या होता है, प्राइमरी फैमिली आती है, और बाकी जो हो गया कंप्यूटर, आनुवांशिकता, राजनीतिक दल, सोशल मीडिया, ये सब क्या हो गए आपके सेकेंडरी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि। ऑप्शन ए, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। ऑप्शन बी, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ऑप्शन डी, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्ष्य प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन ए, पठन अक्षमता या डिसलेक्सिया। ऑप्शन बी, पठन लेखन। ऑप्शन बी आपका है लेखन अक्षमता या डिस्ग्राफिया। ऑप्शन सी, गणितीय अक्षमता या डिसकैलकुलिया।
ऑप्शन डी गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर बी जो लेखन अक्षमता क्या होती है, डिस्ग्राफिया। लिखने में जो विकार होता है बच्चे में, लिखने में जो अक्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। और गणित संबंधी जो विकार होता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्कैलकुलिया। गति समन्वय गतिक जो क्षमता होती है उसमें जो विकार उत्पन्न होता है फ्रेंड्स उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्रैक्सिया। इसमें क्या होता है, मोटर नर्व से रिलेटेड जो क्या होती है, अक्षमता होती है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्रैक्सिया। फ्रेंड्स यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।